आज आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दारोगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। नमक का नया विभाग बनने के बाद नमक के व्यापार पर रोक लग गई। बावजूद इसके लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करते रहे। नमक का व्यापार करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। व्यापारियों ने कभी घूस देकर तो कभी अपनी चालाकियों से इस व्यापार को अंजाम दिया। इधर कुछ अधिकारी नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ तक कि वकील भी इस विभाग को अपने कब्जे में लेने के लिए उत्सुक थे। यह बात उस वक्त की है जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक ही समझते थे। इस दौरान फारसी का भी ज्यादा प्रभाव था। प्रेम कहानियां और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग ऊंचे पद पर हासिल कर लेते थे। इधर मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा से निकलकर सीरी और फरहाद की प्रेम कथा के सहारे काम ढूंढने निकल पड़े थे। बंसीधर के पिता एक अनुभवी इंसान थे, इसीलिए उन्होंने बंसीधर को घर की बिगड़ती आर्थिक दशा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटियां जवान हो रही हैं और मैं अब कितने दिन का मेहमान हूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तुम्हें इस घर का बोझ संभालना है। बंसीधर के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, नौकरी कैसी भी हो कर लेना, बस यह देखना कि तनख्वाह कितनी मिलती है और नौकरी ऐसे ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो, क्योंकि महीने की तनख्वाह से घर की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऊपरी आय भगवान का आशीर्वाद है जिससे जिंदगी के हर शौक पूरे किए जा सकते हैं और इसी से बरकत भी होती है। बंसीधर के पिता ने उसे आगे समझाया, यह बहुत समझदारी का काम है। पहले लोगों को देखो, उनकी जरूरतों को समझो और फिर मौके की तलाश में जुट जाओ। इसके बाद जो ठीक लगे वो करो। यह बात याद रखना कि जरूरतमंद व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आने में ही फायदा है। बंसीधर बहुत होशियार और सज्जन पुरुष थे। वह पिता की सारी बातें सुनकर मंजिल की ओर बढ़ चले। समय का पहिया आगे बढ़ा और देखते ही देखते बंसीधर नमक के दरोगा बन गए। नमक विभाग में दरोगा की नौकरी पाकर बंसीधर बहुत खुश थे। बंसीधर की तरक्की देखकर पड़ोसियों को उनसे जलन होने लगी। बंसीधर को नमक विभाग में अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि विभाग के अधिकतर लोग उन पर आंखें मूंद कर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने अपने काम और अच्छे व्यवहार से आला अफसरों की नजर में बड़ा सम्मान पा लिया था। विभाग के अफसर भी उन पर बहुत भरोसा करने लगे थे, जबकि कुछ अफसर बंसीधर से जलते भी थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। बंसीधर के दफ्तर से कुछ दूरी पर जमुना नदी बहती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था। रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के दारोगा मुंशी बंसीधर भी दफ्तर में आराम कर रहे थे। उन्हें अचानक कुछ गाड़ियों और मल्लाहों की आवाजें सुनाई दी। आवाज सुनकर दरोगा जी नींद से जागे। दरोगा जी के मन में सवाल आया कि आखिर इतनी रात में गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं? दरोगा जी अपनी वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखकर पुल पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई गाड़ियां एक कतार में पुल पार कर रही हैं। उन्होंने कड़कती आवाज में पूछा, यह किसकी गाड़ियां हैं? दरोगा जी की दहाड़ सुनकर वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उनमें से किसी एक ने दरोगा जी को बताया, यह पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं। दरोगा जी ने पूछा, आलोपी दीन कौन है? वहां मौजूद लोगों ने कहा, आलोपी दीन दातागंज के हैं। यह सुनकर दरोगा जी चौंक गए, क्योंकि पंडित आलोपी दीन इस इलाके के जाने माने जमींदार थे और वह रोजाना लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इस इलाके में हर छोटे बड़े शख्स ने उनसे कर्ज लिया हुआ था। पंडित आलोपी दीन का बहुत बड़ा व्यापार था। उन दिनों अंग्रेज अफसर शिकार खेलने इनके इलाके में आते थे और आलोपी दीन उनकी खातिरदारी करते थे। दरोगा जी ने सामान ढो रहे मजदूरों से पूछा, ये गाड़ियां कहाँ जाएंगी?
एक मजदूर ने जवाब दिया, कानपुर। जब मुंशी जी ने पूछा कि इसमें क्या है, तो वहाँ एक बार फिर सन्नाटा छा गया। यह देखकर मुंशी जी का शक बढ़ गया। फिर दरोगा जी ने जोर देकर पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? मैंने पूछा इसमें क्या है। जब इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुंशी जी गाड़ी में लदे सामान को देखने चले गए। उन्होंने देखा कि गाड़ियां नमक से भरी हुई हैं। इस घटना की सूचना जैसे ही पंडित आलोपी दीन को मिली, वो लिहाफ ओढ़े दरोगा के पास आकर खड़े हुए और बोले, दरोगा साहब, ऐसा क्या अपराध हो गया कि हमसे की गाड़ियां आपने यहीं रोक दी? दरोगा बंसीधर ने कहा, यह सरकारी आदेश है। इस पर पंडित आलोपी दीन बोले, आप ही हमारी सरकार हैं और हम किसी सरकार को नहीं जानते। यह तो आपका और हमारे घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने बेवजह तकलीफ उठाई। आलोपी दीन ने आगे आकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर घाट से जाएं और आपकी सेवा ना करें। मैं तो खुद आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था। लेकिन वंशीधर पर पंडित आलोपी दीन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वंशीधर एक ईमानदार दरोगा थे, इसीलिए आलोपी दीन की घूस देने की बात पर बोले, मैं उन अफसरों जैसा नहीं हूँ जो आपके पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मैं आपको हिरासत में लेने आया हूँ और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर दरोगा जी ने जमादार बदलू सिंह से आलोपी दीन को हिरासत में लेने को कहा। वंशीधर के कड़क रवैये से पंडित आलोपी दीन हैरान रह गए। वहां मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आदेश पाकर आलोपी दीन को हिरासत में लेने गया, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई कि वह उनका हाथ पकड़ सके। आलोपी दीन मन ही मन सोच रहे थे कि पहली बार ऐसा कोई अधिकारी देखा है जो पैसों के आगे नहीं झुका। साथ ही वह यह भी सोच रहा था कि दरोगा जी अभी नौजवान है और माया मोह के जाल से बहुत दूर है। पंडित आलोपी दीन ने बड़ी विनम्रता से कहा, बाबू साहब, ऐसा ना करिए। हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हासिल होगा? हम आपसे अलग नहीं हैं। आलोपी दीन की अर्जी पर वंशीधर गुस्से में बोले, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। इधर आलोपी दीन का यह भ्रम अभी तक नहीं टूटा था कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। उन्होंने वंशीधर को 1000 रुपए देने की बात कही, लेकिन वंशीधर गुस्से में बोले, 1 लाख रुपए देने से भी मेरा ईमान नहीं डगमगा जाएगा। आलोपी दीन के लाख कोशिशों के बाद भी वंशीधर अपने ईमान पर डटे रहे। बात 40,000 तक पहुंच गई, लेकिन दरोगा वंशीधर ने रुपयों के प्रति लोभ नहीं दिखाया। दरोगा वंशीधर ने बदलू सिंह को फिर आदेश दिया, इसे हिरासत में ले लिया जाए। जैसे ही बदलू सिंह पंडित जी की ओर बढ़ा, वो बेहोश होकर गिर पड़े। पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। इस घटना पर सभी अपना अपना मत रख रहे थे। अगले दिन पंडित जी को अदालत ले जाया जा रहा था। जो भी पंडित जी को इस हाल में देखता वह चौंक जाता। यह पहली बार था जब पंडित आलोपी दीन को ये सब सहना पड़ा था, लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी इस शहर के सेठ थे, अधिकारी लोग उनके भक्त, वकील उनके आज्ञा पालक और चपरासी चौकीदार उनके गुलाम थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की सेना तैयार की गई। पैसों की कोई चिंता ना थी। सच को झूठ साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इधर वंशीधर के पास सच के सिवा कोई सबूत नहीं था। उन्होंने विश्वास था कि पंडित आलोपी दीन को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जब सब कुछ यहाँ पर उल्टा पड़ गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित आलोपी दीन को बरी करते हुए कहा, इन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पंडित आलोपी दीन हंसते हुए दरोगा वंशीधर के पास से गुजर गए। दरोगा को सभी के सामने अपमान झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी नौकरी भी चली गई, उन्हें हटा दिया गया।
यह खबर लिए जब मुंशी बंसीधर अपने घर पहुंचे तो पिता ने उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे लिए लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात न मानी। मेरा मन कर रहा है कि अपना और तुम्हारा सिर फोड़ दूं। मुंशी बंसीधर चुपचाप यह सब सुनते रहे। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर एक सजा धजा रथ आकर थमा। वो पंडित आलोपी दीन थे। उन्होंने देखा मुंशी जी के पास पिताजी उनके दौड़ते हुए आए और उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें झुककर सलाम किया। उन्होंने पंडित जी से माफी मांगते हुए कहा, नालायक लड़का है, इससे अच्छा होता कि भगवान हमें निसंतान रखता। इस बात पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत कहो, धर्म पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। बंसीधर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, दरोगा साहब, इसे खुशामद न समझे, क्योंकि खुशामद करने के लिए मैं इतनी दूर न आता। उस रात को आपने मुझसे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीर देखे, हजारों उच्च अधिकारियों से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। मैंने सभी को अपनी ओर अपनी दौलत का गुलाम बना लिया, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दे कि मैं आपसे कुछ विनती कर सकूं। बंसीधर को लगा कि पंडित जी उन्हें बेइज्जत करने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी इन बातों को सुनकर उनका भ्रम दूर हो गया। मुंशी बंसीधर ने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया। बंसीधर ने पंडित जी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह आपकी उदारता है और मैं धर्म में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं तो आपका दास हूँ। आलोपी दीन ने बंसीधर से विनम्रता से कहा, वहाँ जमुना के पुल पर आपने मेरी एक बात ना सुनी, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बंसीधर ने कहा, मैं भला आपके क्या काम आ सकता हूँ, लेकिन आप जो करने को कहेंगे उसमें कोई गलती ना होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा पत्र निकाला और उसे बंसीधर को देखते हुए बोले, इस पद को स्वीकार कर लो और अपने हस्ताक्षर कर लो। जब बंसीधर ने उस स्टाम्प लगे पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि पंडित जी बंसीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर का फैसला ले लिया था। नौकरी पत्र के मुताबिक बंसीधर को सालाना 6,000 रुपए अतिरिक्त भत्ता, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त पेश किए गए। बंसीधर कांपते हुए सबसे बोले, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि आपके सम्मान में कुछ कह सकूं, लेकिन मैं इतने ऊंचे पद के लायक नहीं हूँ। आलोपी दीन हंसते हुए बोले, मुझे इस समय तुम्हारे जैसे एक अयोग्य शख्स की ही जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर होते हुए कहा, वैसे तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे महान और सज्जन पुरुष की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है, इस बात का मुझे गर्व है, लेकिन मुझ में न तो समझ है और न ही शिक्षा जो इन कमियों को पूरा कर सके। ऐसे बड़े पद के लिए आपको किसी अनुभवी की जरूरत होनी चाहिए। बंसीधर की बातें सुनकर आलोपी दीन ने बंसीधर को कलम थमाते हुए कहा, मुझे ना तो समझदार इंसान की चाह है और ना किसी अनुभवी शख्स की। ईश्वर की कृपा से मुझे एक ऐसा मोती मिला है जिसके आगे सारे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ जाएं। आलोपी दीन ने बंसीधर से आगे कहा, ज्यादा मत सोचिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको नदी तट वाला रौबदार, ईमानदार, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इतना सुनकर बंसीधर की आंखें एक बार फिर भर आई। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा भाव से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह देखकर पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंसीधर को अपने गले से लगा लिया। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। ये वो दौलत है जिसे हर कोई पा नहीं सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।